बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास ऑफ फिज़िक्स थर्ड ईयर। तो थर्ड ईयर आज जो है हम केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट्स को स्टडी करेंगे। इससे पहले आप लोग केपलर के दो लॉज पढ़ चुके हैं, केपलर्स लॉ ऑफ एरियाज़ और केपलर लॉ ऑफ पीरियड्स, जिसमें आपने डिफरेंट प्लानिटरी मोशन से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस किया था। आज हमने केपलर के तीसरे और आखिरी लॉ को डिस्कस करना है, विच इज़ केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। केपलर का ये जो लॉ है ये बेसिकली हमें बताता है कि प्लैनेट्स जिन ऑर्बिट्स में यानी जिन पाथ्स में मूव करते हैं उन पाथ्स की शेप कैसी है, उन ऑर्बिट्स की शेप के मुतल्लिक जो है ये लॉ हमें बताता है। अब किसी भी राउंड शेप में या क्लोज शेप में मूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारी शेप्स हैं। तो केपलर ने ये कहा कि जो प्लैनेट्स हैं ये जिन पाथ्स को फॉलो करते हैं वो एलिप्टिकल शेप के होते हैं। यानी इसके लॉ की स्टेटमेंट ये है, ऑल प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैविंग सन एट वन फोकस। अब सन एट वन फोकस से क्या मुराद है, उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि एलिप्स किस शेप को हम कहते हैं। तो जो ये शेप बनी हुई है ना आपके सामने, इस शेप को हम बोलते हैं एलिप्स। ये जो है एग लाइक शेप होती है और इसमें ये जो आपको दो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं इनको हम बोलते हैं एलिप्स के फोकस या फोकाई, फोकस की जमा जो है। एलिप्स जो है ये एक शेप है, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में चैप्टर 6 में कोनिक सेक्शन को स्टडी किया होगा, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आपके पास 4 डिफरेंट शेप्स हैं जिनको हम पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल और एलिप्स कहते हैं। ठीक है, तो एलिप्स की शेप के ऑर्बिट्स हैं जिनमें हमारे प्लैनेट्स मूव करते हैं, हैविंग सन एट वन फोकस, यानी इस फोकस पे या इस फोकस पे हम सन को कंसीडर कर सकते हैं। तो अब हमने इस लॉ को प्रूव करना है और इसमें हमने दो चीज़ें प्रूव करनी है। एक तो हमने ये चीज़ देखनी है कि जिन पाथ्स में हमारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं वो एलिप्टिकल पाथ्स हैं, और दूसरा हमने प्रूव करना है कि इन एलिप्टिकल पाथ्स में जो सन है वो एक फोकस पर मौजूद है। ठीक हो गया। तो इसके लिए जो है ये मैंने एक जनरल कोनिक सेक्शन कंसीडर किया है, यानी एक मैंने जनरली एक कर्व कंसीडर किया जिसमें ये जो है इस कर्व का फोकस है। ठीक हो गया। इस फोकस का नाम मैंने एस रख लिया है और ये एक पॉइंट पी है। आप सपोज कर सकते हैं कि यहाँ पर जो है प्लैनेट है जो कि इस पाथ में मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो प्लैनेट है ये फोकस से आर डिस्टेंस पर मौजूद है और ये इस वक्त हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं या डील कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो कि आर और थीटा की मदद से काम करता है। यानी अगर हमने इस पी के कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे ना तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे आर और थीटा। जिस तरह से आप लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को जानते हैं जिसमें आप लोग एक्स और वाई की मदद से बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस कहते हैं, और जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो एक्स और वाई की फॉर्म में होते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसको हम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो आर और थीटा की फॉर्म में काम करता है, और आर जो है ये पॉइंट का डिस्टेंस होता है एक लाइन से, जिस लाइन को हम कहते हैं पोलर एक्सिस। ये वाली जो लाइन है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम पोलर एक्सिस बोलते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारा पॉइंट पी है जिसका जो है इस फोकस से डिस्टेंस हमने आर ले लिया है, और यहाँ पर ये एक हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन का नाम है डायरेक्ट्रिक्स। बेसिकली जो हमारी कोनिक होती है ना, यानी कोनिक सेक्शन के जितनी भी कर्व्स हैं हमारे पास, पैराबोला हुआ, हाइपरबोला हुआ, सर्कल हुआ या एलिप्स हुआ, तो कोनिक सेक्शन की जो हर कर्व है उसको हम डिफाइन करते हैं कि इट इज़ सेट ऑफ पॉइंट्स विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए पॉइंट एंड ए लाइन। ठीक है, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड फोकस एंड दैट लाइन इज़ कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस से इक्विडिस्टेंट तमाम पॉइंट्स का जो हमारे पास सेट है उसको हम कोनिक सेक्शन कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये है हमारी इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें। इसी तरह से कोनिक सेक्शन से रिलेटेड हमारे पास एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कहते हैं एक्सेंट्रिसिटी। एक्सेंट्रिसिटी इज़ बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम फोकस टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। यानी ये एक रेशो है किस किस के दरमियान, इस डिस्टेंस की, डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट फ्रॉम फोकस
टू द डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, इस लाइन से। ठीक हो गया। तो ये जो देखो हमारे पास जो P पॉइंट का फोकस से जो डिस्टेंस है वो है SP। तो हम क्या करते हैं, जहाँ पर ये लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम फोकस, उसकी जगह पर हम लिख देंगे SP। और जहाँ पर लिखा हुआ है डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, तो P का ये जो डायरेक्ट्रिक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है MP। तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह पर लिख देते हैं MP। ओके जी। एक्सेंट्रिसिटी को हम E से शो करते हैं। अब आप देखें, MP को हम दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं तो वो हो जाएगा E मल्टीप्लाइड बाई MP इज इक्वल टू SP। अच्छा जी, अब ये हमारे पास बन गया SP इज इक्वल टू R। ये देखें, ये जो SP डिस्टेंस है इसका नाम हमने रखा हुआ है R। तो SP की जगह पर हमने लिख दिया R। और उसके बाद ये जो MP है, MP देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो इसको हम लिख सकते हैं MN प्लस NP। तो मैंने वही किया कि जो हमारे पास MP है उसकी जगह पर लिख लिया है MN प्लस NP। ठीक हो गया। फर्दर आप ये देखें कि ये जो हमारा MN है ये डिस्टेंस इस DS डिस्टेंस के बराबर है। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है, बिकॉज यहाँ से मैंने N से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है फोकस के ऊपर। तो हमारे पास ये जो लाइन DS है और ये जो लाइन MN है ये बराबर हो गए। तो हमारे पास जहाँ पर MN लिखा हुआ है उसको हम DS के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, MN को रिप्लेस कर दिया DS के साथ। अब देखिए जो दूसरा हमारा पॉइंट है NP। अगर आप इस NP को देखो कि अगर मैं यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देती हूँ तो ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये इस NP के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये वाला डिस्टेंस अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास ये एक बन गई है ट्रायंगल, ये जो है ना ये एक ट्रायंगल बन गई है जिसमें ये वाली साइड R है और ये एंगल थीटा है। तो अगर हमारे पास इस तरह से मौजूद हो एंगल थीटा और ये जो हमारी हाइपोटेनियस है वो R हो, तो ये वाली जो थीटा के साथ वाली साइड है इसको हम बोलते हैं R cos थीटा और इस साइड को हम बोलते हैं R sin थीटा। तो यहाँ पर देखें ये वाली जो साइड है ये R cos थीटा बन गई जो कि बराबर है NP के। तो जहाँ पर NP लिखा हुआ है उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं R cos थीटा। तो मैंने क्या किया, NP की जगह पर लिख दिया R cos थीटा। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारा E है इसको हम दोनों के साथ सेपरेटली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा E R cos थीटा और दूसरा बन जाएगा E DS। ये दोनों मैंने यहाँ पर लिख लिए। अब हम क्या करते हैं जी, ये जो R वाली टर्म्स हैं, ये भी एक R वाली टर्म है और दूसरी ये भी R वाली टर्म है। इन दोनों को हम एक साइड पे इकट्ठा कर लेते हैं और दूसरी टर्म को जो है वो एक साइड पे रहने देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा R और ये वाला जो ER cos थीटा है दूसरी साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा R माइनस ER cos थीटा इज इक्वल टू EDS जो है वो एज इज रह जाएगा। अब यहाँ पर देखें इन दोनों में से R कॉमन आ जाएगा और पीछे हमारे पास रह गया 1 माइनस E cos थीटा इज इक्वल टू, इस टर्म को मैंने लिख लिया है L। L क्या है, इसको हम कहते हैं लेटस रेक्टम। ये भी आप कोनिक सेक्शन में पढ़ चुके होंगे। ये भी कोनिक सेक्शन से रिलेटेड एक टर्म है जिसमें हम एक्सेंट्रिसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं फोकस से लेकर डायरेक्ट्रिक्स तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको जब हम एक्सेंट्रिसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस टर्म को हम एक नया नाम देते हैं लेटस रेक्टम और लेटस रेक्टम को हम L से शो करते हैं। ठीक है जी। यहाँ से देखिए हम R को सेपरेट कर लेते हैं तो जो हमारा R है वो बराबर आ जाएगा L ओवर 1 माइनस E cos थीटा। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इस इक्वेशन को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट। अच्छा जी, इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट जो है वो हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। अब हमने दो चीज़ें प्रूव करनी है। सबसे पहले हमने जिस चीज़ को प्रूव करना है वो ये है कि जो हमारे ऑर्बिट्स हैं वो एलिप्टिकल है, यानी जो हमारी इक्वेशन आई है उसको एलिप्स की इक्वेशन बनना चाहिए या हमें प्रूव करना चाहिए कि ये हमारे पास एलिप्टिकल ऑर्बिट्स हैं। दूसरा हमें प्रूव करना है कि अगर ये एलिप्टिकल हैं तो इसमें जो सन है वो एक फोकस पर मौजूद है। ठीक हो गया। अब एक्सेंट्रिसिटी की अभी हमने बात की कि ये कोनिक सेक्शन से रिलेटेड एक टर्म है। तो एक्सेंट्रिसिटी जो है ये बेसिकली शेप ऑफ ऑर्बिट को मेजर करती है कि हमारा जो ऑर्बिट है वो कौन सी शेप का है, वो पैराबोला है या हाइपरबोला है या वो एलिप्स है या वो सर्कल है। तो इसकी मेजर करती है एक्सेंट्रिसिटी।
जितनी एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है उतनी हमारी कर्व फ्लैट होती जाती है। जैसे देखिए मैं आपको अगर कंपैरिजन में बताऊं तो एक ये कर्व है, इसकी फ्लैटनेस बहुत कम है, और एक ये कर्व है, ये ज़्यादा फ्लैट है। तो जो कर्व जितनी ज़्यादा फ्लैट होती है उसकी एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होती है। तो जो एक्सेंट्रिसिटी है उसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक रेंज करती है। अब हमारे ये जो ऑर्बिट्स हैं जिनमें प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। या तो हमारा ऑर्बिट पैराबोला हो सकता है, या हाइपरबोला हो सकता है, या एलिप्स हो सकता है, या सर्कल हो सकता है। और इन चारों के लिए हमारी एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यूज़ जो हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। अब जो हमारा ऑर्बिट है वो पैराबोला और हाइपरबोला नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसकी रीज़न ये है कि जो हमारा पैराबोला है वो इस तरह से एक ओपन शेप होती है, तो ऑर्बिट तो क्लोज होता है, ऑर्बिट तो कभी भी ओपन नहीं हो सकता कि हमारा प्लैनेट यहाँ से यहाँ आएगा और वापस, जाहिर बात है उसने कोई अपना ऑर्बिट कंप्लीट करना है वापस जो है एक सर्कल, अपना एक चक्कर पूरा करने के लिए। सो हमारा पैराबोला तो हमारी शेप नहीं हो सकता। इसी तरह से हाइपरबोला भी नहीं हो सकता, बिकॉज हाइपरबोला भी इस तरह से बैक टू बैक 2 पैराबोलाज का मजमुआ होता है। ठीक है, ये दोनों शेप्स तो निकल गई। अब हमारा जो ऑर्बिट है वो या सर्कल है या एलिप्स है। अगर हमारा ऑर्बिट सर्कल है तो सर्कल के लिए एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो अगर एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू को हम 0 कर देते हैं तो जो हमारी लास्ट इक्वेशन थी, ये वाली जो इक्वेशन थी जिसको हमने कहा इक्वेशन ऑफ प्लैनेट, ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट, तो इसमें अगर हम ई को 0 कर देते हैं तो इस इक्वेशन कि कह लो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाता है कि ये वाला सारा पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। सो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि हम ये कहें कि हमारी जो एक्सेंट्रिसिटी है उसकी वैल्यू 0 है। सो अगर एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 नहीं है तो इसका मतलब हमारा जो ऑर्बिट है वो सर्कल भी नहीं है। पैराबोला और हाइपरबोला जो है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि नहीं है। तो सिर्फ एक हमारे पास ऑप्शन बचती है एलिप्स की, कि हमारा जो ऑर्बिट है वो एलिप्टिकल शेप का है। तो एक चीज़ तो प्रूव हो गई कि हमारे जो ऑर्बिट्स हैं जिनमें प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं वो प्लैनेट्स एलिप्टिकल शेप के हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पार्ट की तरफ के जो सन है वो एक फोकस पर मौजूद है। तो ये आप फिगर देखें, इसमें हमने कंसीडर किया कि ये हमारे पास एक एलिप्स है जिसमें ये जो आपको ए नज़र आ रहा है ये इस सेंटर से लेकर इस एलिप्स के एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस है, और इस डिस्टेंस को हम कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और इसको मैंने ए से शो किया है। ठीक है, ये हमारा सन है और ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि प्लैनेट है जो कि मूव कर रहा है, और सन और प्लैनेट के दरमियान जो एंगल है उस एंगल को हमने कह दिया थीटा, और इसका जो डिस्टेंस है इसको हम आर कह देते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये हमारे पास आर थीटा की फॉर्म में आ जाएगा। अब जब हमारा ये प्लैनेट जो है ये मूव कर रहा है सन के इर्द गिर्द, तो आप गौर करें कि जब ये मूव करता 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 इस पॉइंट पर आ जाता है ना, तो इस पॉइंट पर सन और प्लैनेट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कम से कम है, शॉर्टेस्ट है। ठीक है, तो सन और प्लैनेट के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना उसको हम कहते हैं पेरीहीलियन, उसको हम आर पी से शो करते हैं और इसको हम बोलते हैं पेरीहीलियन। ठीक है, और इसी तरह से जब ये वाला प्लैनेट मूव करता करता इस पॉइंट पर आ जाएगा तो इस पॉइंट पर प्लैनेट और सन के दरमियान मैक्सिमम फासला होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, और इस मैक्सिमम डिस्टेंस को हम कहते हैं एपीहीलियन, और एपीहीलियन को हम आर ए से शो करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला यहाँ से सेंटर से लेकर एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये ए है जिसको हम सेमी मेजर एक्सिस कहते हैं, और सेंटर से लेकर सन तक का जो डिस्टेंस है उसको हम ए ई कहते हैं। ए जो है हमारा सेमी मेजर एक्सिस और ई हमारी हुई एक्सेंट्रिसिटी। अब आप देखें कि हमारा जो एपीहीलियन है, अभी हमने बात की कि एपीहीलियन जो है द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। ठीक है, ये सन और प्लैनेट के दरमियान जो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा फासला हो सकता है उसको हमने एपीहीलियन कहा था, और उसको हमने कहा कि हम आर ए से शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो कि ये जो एपीहीलियन है या आर ए है वो ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस है, यानी ए प्लस ए ई है। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि आर ए यानी कि एपीहीलियन इज इक्वल टू ए प्लस ए ई,
यहाँ से हम a को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा a इंटू 1 प्लस ई, और ये हमारा है जी आर ए। ओके, उसके बाद आप देखो हमने ये जो इक्वेशन ली थी, ये जो एलिप्स की इक्वेशन है, r इज इक्वल टू एल ओवर 1 माइनस ई कॉस थीटा, जिसको हमने कहा था इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट जो है वो हमारे पास है। इसमें हम क्या करते हैं जी, ये जो हमारा r है इसको हम कह देते हैं ये r1 है। हमने यहाँ पर आर ए को यानी जो एपीहीलियन है इसको R1 से डिनोट किया है और पेरीहीलियन को R2 से डिनोट किया है। तो जब हम अपनी इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट को एपीहीलियन के लिए डिस्कस कर रहे होंगे तो हम R को R1 से रिप्लेस कर देंगे, और जब पेरीहीलियन के लिए डिस्कस कर रहे होंगे तो हम R को R2 से रिप्लेस कर देंगे। तो इस वक्त हम चूँकि एपीहीलियन की बात कर रहे हैं, सो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में r की जगह पर R1 लिख देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा R1 इज इक्वल टू एल ओवर 1 माइनस कॉस 0। अब यहाँ पर मैंने थीटा की जगह पर 0 लिखा है। थीटा जो है आप देखें कि सन और प्लैनेट का दरमियानी डिस्टेंस है, तो जब हमारा प्लैनेट यहाँ पर आ जाएगा, इस पॉइंट पर आ जाएगा, और सन भी यहाँ पर है, तो इन दोनों का जो दरमियानी डिस्टेंस है डेफिनेटली ज़ीरो हो जाएगा, बिकॉज सेम लाइन में आ गए हैं। और डिस्टेंस जो है वो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, तो इसी साइड पर यहाँ पर प्लैनेट है और इसी साइड पर हम जो है वो मेजर कर रहे हैं, सो हमारा एंगल जो है वो ज़ीरो होगा। ठीक हो गया, तो हम यहाँ पर थीटा की जगह पर 0 लगा देते हैं। कॉस 0 जो है वो हमारा 1 होता है, तो ये बन जाएगा एल ओवर 1 माइनस ई। इसको हमने जो है अपनी इक्वेशन 2 कह दिया। ठीक है, उसके बाद हमने बात की पेरीहीलियन। पेरीहीलियन हमने कहा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सन और प्लैनेट के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको हमने पेरीहीलियन का। तो अब आप यहाँ पर देखो कि पेरीहीलियन जो है वो डिस्टेंस हमारे पास इतना है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये टोटल जो ए डिस्टेंस है, ये साइड वाला डिस्टेंस भी ए है और इस साइड वाला डिस्टेंस भी ए है, टोटल ए डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस हम निकाल दें तो ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा। ठीक हो गया, तो यानी कि हमारे पास ए में से हमने ए ई निकाल देना है, तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ जाएगा। टोटल ए में से ये वाला डिस्टेंस हम निकाल देंगे तो ये डिस्टेंस हमारे पास आएगा जो कि पेरीहीलियन का डिस्टेंस है। तो हम क्या करते हैं, ए में से ए ई को माइनस कर देते हैं, तो हम a माइनस ए ई कर देंगे, वो हमारे पास आर पी के बराबर आ जाएगा। आर पी को हम R2 से डिनोट कर देते हैं, यहाँ पर हमने आर पी को R2 कहा था, तो वही हमने क्या किया है कि जो हमारी एलिप्स की इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट है उसमें हमने क्या कर दिया है, R2 इज इक्वल टू एल ओवर 1 माइनस ई कॉस 180। अब यहाँ पर मैंने 180 लिया है। इस वक्त देखिए हमारा जो है ये सन है, फर्स्ट कर लो ये सन है, और यहाँ पर हमारा प्लैनेट जा चुका है। प्लैनेट हमारा इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में है, और हम जो एंगल लेते हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं। तो इस वक्त ये दोनों चूँकि एंटी पैरेलल हैं तो इनका जो दरमियानी एंगल है वो 180 डिग्री होगा, एंटी पैरेलल वेक्टर्स का जिस तरह से 180 होता है। तो यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं, कॉस 180। कॉस 180 को अगर आप देखें तो कॉस 180 बराबर होता है -1 के, तो यहाँ पर -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारे पास बन जाएगा एल ओवर 1 प्लस ई। R1 जो है वो हमारे पास बराबर आया था, R1 इज़ इक्वल टू एल ओवर 1 माइनस ई, और R2 हमारे पास बराबर आया है एल ओवर 1 प्लस ई। इन दोनों को हम अब ऐड कर देते हैं, R1 और R2 को, तो हमारी जो राइट साइड्स हैं वो आपस में ऐड होंगी और लेफ़्ट साइड्स जो हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी। तो R1 प्लस R2 बराबर हो जाएगा एल ओवर 1 माइनस ई प्लस एल ओवर 1 प्लस सी। इन दोनों का अब हम ले लेते हैं एलसीएम, 1 माइनस सी और 1 प्लस सी नीचे आ जाएगा, और यहाँ पर ऊपर जो है इस साइड के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस साइड के साथ ये साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको हम सॉल्व करें तो हमारे पास R1 प्लस R2 बराबर आता है 2L, ये वाला एल ई और माइनस एल ई कट जाएंगे और एल प्लस एल जो है वो 2L हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई स्केयर। अब ये R1 प्लस R2 को ज़रा देखिए, R1 है ये वाला डिस्टेंस और R2 है ये वाला डिस्टेंस। अगर आप इस डिस्टेंस पे गौर करें तो ये टोटल जो डिस्टेंस बन रहा है इसको आप देखें, इसमें से जो हाफ हिस्सा है ये वाला हाफ हिस्सा ये भी ए है, और ये वाला हाफ हिस्सा जो है ये भी ए है। तो हम कह सकते हैं R1 प्लस R2 एक्चुअली ए प्लस ए है,
या हम कह सकते हैं R1 + R2 जो है वो 2a के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा जो R1 + R2 है इसकी जगह पर हम 2a लिख लेते हैं। तो जहाँ पर ये R1 + R2 लिखा हुआ है इसको हम 2a के साथ रिप्लेस करते हैं। तो 2a जो है वो बराबर आएगा 2l/1 - e के। 2 जो है वो 2 से कट जाएगा और a बराबर आ जाएगा l/1 - e के। और ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। ठीक है जी। तो दोनों चीज़ें हमने प्रूव कर ली हैं कि अगर हम सन को एक फोकस पर कंसीडर करते हैं तो हमारे पास जो फाइनली इक्वेशन बनती है वो एलिप्स की बनती है। तो ये था केपलर्स लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारा सन है अगर हम उसको एक फोकस पर कंसीडर करें तो जो प्लैनेट्स हैं उनका जो पाथ है वो एलिप्टिकल पाथ आता है।